बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, जैसा आपसे क्लासेस में डिस्कस हमने किया है कि आपको हम स्मार्ट लेक्चर प्रोवाइड करते जाएंगे ताकि ये कंप्रीहेंसिवली रिकॉर्ड करेंगे हम इंशाल्लाह ताला, और इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपके पास आ जाएगी। आज हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन में जब हम पढ़ रहे थे, आपको मालूम था सबसे पहले हमने सीपीयू का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी एक प्रोडक्ट हम 150 रुपीज़ की बेच रहे हैं, 120 उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो 30 रुपीज़ क्या बच गए, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ऐसे रुपीज़ में निकल आई है, ठीक है ना। ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकल आई है, रुपीज़ में निकल आई है। कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में भी निकाला जा सकता है, जिसको हम सीएम बोलते हैं। यानी दो टर्म आ गई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, कंट्रीब्यूशन पहले कैलकुलेट करके उसे सेलिंग प्राइस से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाइड में 100 कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, 20% ऑफ सेल्स। अच्छा जी, फिर एक तीसरी बात थी, अगर हमारे पास यूनिट का डाटा ना हो, टोटल डाटा हो। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 1,50,000 की सेल की है, 120,000 उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी, 30,000 उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई है, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई है, ठीक है ना। हम यहां से भी सीएम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल सेल से डिवाइड कर दे, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को पर यूनिट सेलिंग प्राइस से डिवाइड किया था, टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल सेल से डिवाइड करते तो वही 20% आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अपनी फिगर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम अज्यूम कर लें कि अगर सेलिंग प्राइस 100% है तो वेरिएबल कॉस्ट अगर ये 20% है तो ये 80% हो गई ना। आप इसको भी निकाल सकते हैं, कैसे, वही कंट्रीब्यूशन, वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो ये 80% आ जाएगा। ये यहां से भी निकल सकती थी, 120,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, वही आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, फिर आपको मालूम है हमने एक ग्रॉसअप की टेक्निक और एक बैलेंसिंग की टेक्निक कैलकुलेट की थी। हमने कहा था ग्रॉसअप कहाँ लगता है, अगर किसी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू और उसी की रिलेटिव वैल्यू गिवन हो तो हम डिवाइड करते हैं तो सेल की वैल्यू निकल आएगी। यानी 30 डिवाइडेड बाय 20% करेंगे तो 150 आंसर आ जाएगा, या 120 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे तो 150 आंसर आ जाएगा, बाकी चीज़ें निकल आएंगी। लेकिन अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन ये गिवन है और ये गिवन है, अब ये डिवाइड नहीं हो सकते। हाँ, हम बैलेंसिंग की टेक्निक से ये सोच सकते हैं, अगर ये 80% है तो ये क्या होगा, 20% होगा। अब डिवाइड करेंगे तो ये वही वाला सवाल बन गया है, इसी तरह ये वाला सवाल बन गया। जस्ट हल्का सा आप इसे रिवाइज कर लें। फिर जनाब हमने कहा था कि हमने ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के लिए हमने ब्रेक इवन को डिफाइन भी किया था, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक डेफिनेशन निकालते कैसे हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और फिर एक रिक्वायर्ड प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपीयू कर देते हैं। फिर लिमिट लॉस का एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन एग्जामिनर 99% यहीं से सवाल पूछ रहा होता है। ये भी सब कुछ शायद रेयर पूछा जाता है, ज़्यादातर वही पूछा जाता है। फिर हमने एक दूसरी बात की थी कि यार जहाँ सीपीयू आ रहा था वहाँ सीएम भी आ सकता है, बस एक फ़र्क है, अगर सीपीयू आएगा तो आंसर यूनिट्स में आएगा, सीएम आएगा तो आंसर रुपीज़ में आएगा। ये सारा काम हमने ऑलरेडी किया हुआ, हम इससे ज़रा आगे रिवीजन में काम करना चाह रहे हैं। देखिए जनाब, ज़रा एक डाटा लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है जी, 75। अब आपने साथ साथ मेरे इसको सॉल्व करना है। वेरिएबल कॉस्ट 50, दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25, फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है, 1,25,000। डन होगी बात। यहां से मैंने क्या निकाला जी, ब्रेक इवन कैलकुलेट किया। क्या आ गया जी ब्रेक इवन, फिक्स कॉस्ट को सीपीयू से डिवाइड किया तो 5,000 यूनिट्स आ गए, यूनिट्स आ गए। ठीक होगी ना बात।
अब अगर यूनिट को मैंने रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो वो तो मैं वैसे भी कर सकता हूं। एक छोटा मिनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना हमने कहा जी ये डाटा हमने लिया है ब्रेक इवन वाला, ठीक है। क्या किया मैंने जी, 75 को 5000 से मल्टीप्लाई किया तो 3,75,000 मेरी ब्रेक इवन सेल है रुपीज में, और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 5000 यूनिट्स है। ये एक ही बात है, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा जी, इसी तरह अभी ये वाला कॉलम छोड़ दिया आपने, वेरिएबल कॉस्ट वही 50 मल्टीप्लाइड बाय 5000, 2,50,000 की हमारी क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, इसमें से ये माइनस किया 1,25,000 की कंट्रीब्यूशन आ गई। अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन थी, ये माइनस कर दिया, प्रॉफिट आ गया कितना, नो प्रॉफिट नो लॉस, 0 प्रॉफिट। इसी को ब्रेक इवन बोल रहे हो ना आप, कि ब्रेक इवन किसी और को कह रहे हो, यही ब्रेक इवन है। चलिए, ये मैंने एक मिनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाया आपको ब्रेक इवन वाला, ताकि साबित हो जाए कि ब्रेक इवन आ गया। अच्छा, मैं कहता हूँ एग्जामिनर ने डाटा दिया, वो कहता नहीं जी हम 6000 यूनिट सेल कर रहे हैं, फर्ज करें, तो क्या होगा, तो बस 75 मल्टीप्लाइड बाय 6000, 4,50,000 आ गया। 50 मल्टीप्लाइड बाय 6000, 300,000 आ गई। कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, 1,50,000 आ गई। फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 1,25,000 आ गई। प्रॉफिट कितना हो गया, 25,000। जैसे ही ब्रेक इवन से हम आगे गए, हमें प्रॉफिट आना शुरू हो गया। ऑब्वियसली ब्रेक इवन क्या था, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब है अगर मैं कोई एक ऐसा ही डाटा 4,000 पे बना लेता तो लॉस आना शुरू हो जाएगा। क्या ख्याल है, लॉस आना शुरू हो जाएगा। ब्रेक इवन से ऊपर प्रॉफिट, ब्रेक इवन से नीचे लॉस, ब्रेक इवन पर नो प्रॉफिट नो लॉस, ये समझना है आपने सबसे पहले। अच्छा, अब यहां से ना ब्रेक इवन को कई और तरीकों से भी डिफाइन करते हैं, ताकि एमसीक्यूज में एग्जामिनर जैसे हमारे से बात करे वो सारी बातें हमारे पास आती हो। मसलन एक डेफिनेशन है पहली, जो जिससे आप सब वाकिफ हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, इट इज अ पॉइंट वेयर ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग नो प्रॉफिट नो लॉस। डन। अच्छा जी, एक और डेफिनेशन, ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है, ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर देखें कंट्रीब्यूशन कितनी है, जितनी फिक्स कॉस्ट है। टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ये बात भी हमें समझनी है, सवालों में इस्तेमाल होगी है। तीसरी डेफिनेशन आ सकती है, वो क्या है जी, जरा गौर करें, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 1,25,000 की कंट्रीब्यूशन थी, 2,50,000 की वेरिएबल कॉस्ट थी, सेल निकल आई। यानी एग्जामिनर ने एमसीक्यूज में हमारे साथ ये हरकतें करनी है ना। अब ये बात अगर आपने ये स्लाइड समझ ली, सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। टोटल कंट्रीब्यूशन यहां से समझें, कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं जमा करूं तो ये सेल के बराबर आ रही है। डन। एक और कॉम्बो, अगर मैं यहां से चलूं, अगर मैं यहां से चलूं, एक अदरवाइज, अब ये ब्रेक इवन का पॉइंट नहीं है, ये अदरवाइज मैं डिफाइन कर रहा हूं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है किसी कंपनी में, देखें ये प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट जमा कर लूं, गौर करें जरा, अगर प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट जमा कर लूं तो कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाऊंगा। यहां भी कर सकते हैं, यहां प्रॉफिट 0 है, इसमें फिक्स कॉस्ट जमा करें तो किसके बराबर होगी, यानी प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर। ये चार बातें, नो प्रॉफिट नो लॉस, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, ये जरा आपने समझना है। मैं इस सारे की अभी आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूं। अच्छा, एक और सवाल जो एग्जामिनर पूछ रहा होता है आपसे, वो चेंज लेकर आता है। ये मेरा सवाल है, वो कहता है जी एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस 75 है, वेरिएबल कॉस्ट, सीपीयू, फिक्स कॉस्ट ये गिवन है। वो कहता है भाई
ब्रेक इवन निकाला हमने 5,000 पे खड़े, वही पिछले वाला सवाल मैंने ले लिया। अब वो कहता है कि नहीं, अच्छा अगर मैं यहां कोई चेंज लाऊं, ये वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। कहां चेंज लाऊं? अगर इस सवाल में सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं, क्या करूं? सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दूं, तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा सीपीयू पर? मसलन अगर ये सेलिंग प्राइस 75 की बजाय हम 80 कर दें तो क्या होगा? सीपीयू क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि और कुछ नहीं चेंज किया, एक वक्त में एक चीज चेंज कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा। जब भी सीपीयू बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। सीपीयू बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अच्छा जी, अगर सेलिंग प्राइस कम कर दी, मसलन हम इसे 60 रुपए का कर देते हैं, तो कंट्रीब्यूशन कम होकर 10 रुपए रह जाएगी, तो सीपीयू भी कम हो गया, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। जब टोटल कंट्रीब्यूशन कम होगी, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अब ये रिलेशन एग्जामिनर आपसे थ्योरेटिकल सवाल में पूछ सकता है। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं ये चेंज अब वेरिएबल कॉस्ट पर लाऊं, अब ये चेंज कहाँ लाऊं? वेरिएबल कॉस्ट पर लाऊं। कहते अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दें, अब सेलिंग प्राइस नहीं चेंज होती, तो जाहिर है हमारा प्रॉफिट सीपीयू कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। और अगर वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाए तो हमारा सीपीयू बढ़ जाएगा। जब सीपीयू बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। चलिए, फिक्स कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज कर दें तो सीपीयू पर तो उसका कोई असर ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट तो नीचे आ रही है, फिक्स कॉस्ट तो नीचे आ रही है, नो इफेक्ट। फिक्स कॉस्ट का सीपीयू पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट पर है, क्योंकि प्रॉफिट तो उसके बाद निकलता है ना, फिक्स कॉस्ट माइनस होने के बाद। तो अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर फिक्स कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर हम यूनिट ज्यादा बेचें, 5,000 की बजाय 8,000 बेचें, तो सीपीयू हम कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, टोटल कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगी टोटल, लेकिन हम सीपीयू की बात कर रहे हैं। ये भी गौर करना है अपने सवाल में। प्रॉफिट पर क्या होगा? फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर यूनिट कम करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम सीपीयू पर इफेक्ट देखें तो सीपीयू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन पे देखें तो उस पर फर्क पड़ रहा होगा, वो इंक्रीज हो जाएगी। डन होगी बात, ये बात आ गई। आखिरी एक बात, फिर सवालों पर चलते। ये सवाल है जी, अभी ये जो मैंने आपको चेंज ऑब्जर्व करवाई है ना, एक तो बात दफा एग्जामिनर ये सादा सवाल पूछता है, क्या चीज बढ़ेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी तो कम होगी, ये सवाल पूछता है एग्जामिनर आपसे। इसके मुकाबले में एक दूसरी बात, एग्जामिनर कहता है नहीं बढ़ गई है, ये सवाल था, हम यहां खड़े हैं, 5,000 का हमारा ब्रेक इवन आ रहा है, वो कहता है हमने अब चेंज क्या आई है, वो कहता है अगर अगले साल सेलिंग प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20% हो जाए, तो 75 का आपने 20% लिया, विच इज 15। इसका मतलब है 15 रुपए से अगर प्राइस बढ़ जाए तो नई प्राइस क्या हो जाएगी? 90 रुपए हो जाएगी। सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20% या इंक्रीज बाय 15 रुपीज, एक ही बात है। परसेंटेज में देना चाहे परसेंटेज में दे दे, रुपीज में देना चाहे रुपीज में दे दे। इसका मतलब है 90 रुपए का हम सेल करें, ओके। और वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%, तो 50 का 10%, 5 रुपीज। इसका मतलब है नई प्राइस क्या हो गई? ये हो गई। अच्छा जी, तो फिर नया सीपीयू क्या हो गया? 35 हो गया। कहता है फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 68%। तुमने 1,25,000 का 68% लिया तो 85,000, इसका मतलब है 2,10,000 हो गई। कहते जी अब बताएं ब्रेक इवन कहाँ आएगा? बस कुछ भी नहीं करना आपने भाई, 75 का 20% लेना कोई क़यामत है? ले लेंगे ना, इस 90 रुपए तक पहुंचे। अब ये सवाल है, अब उसको भूल जाए, अब ये सवाल है इसका ब्रेक इवन निकालना है। कैसे ब्रेक इवन निकालूं? फिक्स कॉस्ट को
डिवाइड करूं कंट्रीब्यूशन से, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करूं कंट्रीब्यूशन से, तो 6000 यूनिट आ गया। अब देखना एग्जामिनर, ये एक फैक्ट आ गया ना, 6000 आ गया। अब इसे हमने एग्जामिनर कैसे पूछता है, हो सकता है कहे कि बताइए कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, तो फिर ओरिजिनल से परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। 1000 की इंक्रीज आई क्योंकि पहले 5000 पे हम खड़े थे ब्रेक इवन, अब 6000 हो गया ब्रेक इवन। 1000 बढ़ा है 5000 के मुकाबले में, ब्रेक इवन 20% ऊपर चला गया। ऐसे भी बात कर सकता है एग्जामिनर, ऐसे भी बात कर सकता है। अच्छा जी, अब डेटा, पहली बात ये सारी बात समझ आ गई ना, कुछ भी नहीं करना, आपने प्राइस में चेंज लाके नया ब्रेक इवन निकाल लेना। एग्जामिनर ने ये बात बतानी कैसे, एक टर्म यहां हमने सीखनी है। जब एग्जामिनर ने इंक्रीज डिक्रीज बतानी होती ना, एक होता है इंक्रीज बाय, जैसे यहां लिखा इंक्रीज बाय। इंक्रीज बाय का मतलब होता है जो अमाउंट इंक्रीज हुई है, इंक्रीमेंटल इफेक्ट बताया गया है। 15 रुपए कीमत बढ़ी है, ये नई कीमत नहीं बताई गई। 5 रुपए कीमत बढ़ी है, ये नई कीमत नहीं बताई गई। 85,000 रुपीज से फिक्स कॉस्ट बढ़ी है। बात समझ आ रही है? तो जब एग्जामिनर ने ऐसे कहना हो तो क्या कहेगा, बाय। ब्रैकेट टू, इंक्रीज टू, टू का मतलब होता है नई कीमत बता दी गई है। प्राइस इज इंक्रीज टू 90, तो फिर हमने 90 डायरेक्ट दिया हुआ है, बस हमने देखना फ्रेज कौन सा यूज हुआ है, बाय का या टू का। नॉर्मली बाय का यूज कर रहा है आपका एग्जामिनर। सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज टू 90, तो 90 ले लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज टू 55, फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज टू 210, ये आएगा तो ऊपर मैंने इसीलिए लिखा, ये वाले देगा तो साथ टू लगा होगा, और ये वाले देगा तो बाय लगा होगा, और ये वाले देने का परसेंटेज का तरीका भी है और ये तरीका भी। अब ये अच्छी तरह समझ लें एक दफा, डन होगी बात। इसी तरह समटाइम वो अफेक्ट बता रहा होता है कि अफेक्ट क्या आया, ब्रेक इवन इज इंक्रीज बाय 1000, ठीक है ना। ब्रेक इवन इज अप बाय, और अप टू, टू में तो नई बात बतानी होती है ना, बाय और टू का इस्तेमाल ऐसे ले जनाब। ये 3 बातें हैं, कोई 15 मिनट लगे हैं, आप इसे वीडियो में सुनेंगे तो आपके 7 मिनट लगेंगे। तो ये जनाब हम अब आ जाए जनाब किसी भी सवाल की तरफ, इंटरप्रेट करके उसको समझें जरा। अ कंपनी सेल अ सिंगल प्रोडक्ट विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 35, कितनी प्राइस है 35। इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10 एंड फिक्स कॉस्ट इज 250, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन नीडेड टू ब्रेक इवन। टोटल कंट्रीब्यूशन, अब बच्चा कैलकुलेशन में चला गया, बच्चा कैलकुलेशन में चला गया कि जनाब पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। कुछ नहीं पूछ रहे भाई, कुछ नहीं पूछ रहे। क्या पूछ रहे हैं सर, ये पूछ रहे हैं बेटा ब्रेक इवन पे क्या होता है, ब्रेक इवन पे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। कितनी कंट्रीब्यूशन चाहिए, फिक्स कॉस्ट के बराबर चाहिए 250 भाई। बात समझ आ गई? कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं थी, वही वही स्लाइड से आपका सारा काम चलेगा। अच्छा जी, अ कंपनी सेल a single product with a selling price of 150 and variable cost per unit 75, ये existing आ गई 150 and 75। for coming year selling price and variable cost per unit each are going to increase by 20, 20 रुपए से बढ़ी है और वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ी है। बात समझ आ रही है? पहले कितना था, 150 सेलिंग प्राइस, 75 वेरिएबल कॉस्ट, सीपीयू 75। सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 20 रुपए से बढ़ी है 170, और वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ी है 85। ऐसे नया सीपीयू आ गया। बात समझ आई? ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं इफ फिक्स कॉस्ट इज, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, पहले भी यही थी अब भी यही थी। What will be the effect? What will be the effect? गौर करो जरा,
what will be the effect ब्रेक इवन ऊपर चला गया के नीचे आ गया, कितने यूनिट से ऊपर चला गया, कितने यूनिट से नीचे आ गया। निकालिए जनाब, यहां का ब्रेक इवन निकालते हैं। 187,500 डिवाइडेड बाय 75 एंड 187,500 डिवाइडेड बाय 85, ठीक है ना। तो पुराना ब्रेक इवन कितने पे आ रहा था भाई आपका, कैलकुलेटर निकालने बेटा आप भी। 187,500 डिवाइडेड बाय 75 2500 पर आ रहा था, 2500 पर आ रहा था। और अब कितने पर आ रहा है, 187,500 डिवाइडेड बाय 85, अब आ रहा है 2205 पर। राउंडिंग कर ली हमने, ठीक है ना, बल्कि 6 कह देना चाहिए इसको। इसको माइनस कर दें जनाब 2500 से, तो 294 यूनिट से ब्रेक इवन डाउन हुआ है, ठीक है ना। 294 यूनिट से ब्रेक इवन डाउन हुआ है, लोअर बाय। ब्रेक इवन नीचे आ गया ना, बस यही आपको सिखा रहे हैं यहां पर। लेकिन ये बात बेटा आपने करनी कैसे है, ये बात आपने करनी यहीं से जाकर है, इसी स्लाइड को समझना है। हर सवाल आपका यहां से हल होता जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी देखिए, अ कंपनी सेल अ प्रोडक्ट विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30 फॉर द कमिंग ईयर, सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय 10 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट न्यू ब्रेक इवन। अब अफेक्ट नहीं पूछा, न्यू ब्रेक इवन, न्यू ब्रेक इवन। देखिए 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 देखिए, न्यू ब्रेक इवन, न्यू ब्रेक इवन 6000 यूनिट। ठीक है, अफेक्ट पूछना, अप डाउन, कितने परसेंट प्रीवियस से, ये 4 तरीके हैं पूछने के, 1 2 3 4। अब इतने बच्चे ना बने कि आपको ये बात समझ ना आ रही हो। बात समझ आई है? अच्छा जी चलिए, a company sell a single product with a selling price of 45 and variable cost 20 for the upcoming year, price of variable cost each by increased by 2 rupees, compute percentage change in contribution per unit for the 2 years, percentage change। फिर देखें परसेंटेज चेंज, ये वाली बात पूछ रहा है, ये 4 बातें वो पूछ सकता है, ठीक है ना। अब ये वाली पूछ रहा है। अच्छा जी, इसी तरह इधर आ गया बेटा। चलिए जी आगे चलते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अ कंपनी विल ब्रेक इवन इफ टोटल कंट्रीब्यूशन इज सेम एज टोटल फिक्स कॉस्ट, ये बात तो ठीक है। कंपनी विल मेक अ प्रॉफिट इफ टोटल कंट्रीब्यूशन इज सेम एज टोटल, नो, ये बात गलत है। अ कंपनी विल मेक अ लॉस इफ टोटल कंट्रीब्यूशन, नो, अल्फा इज द करेक्ट। अच्छा जी, इधर आपने आ जाना साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, अ कंपनी विल ब्रेक इवन, ये तो वैसे ही आ गया। अच्छा जी, यहां आइए जी, अ कंपनी सेल अ प्रोडक्ट विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एंड अर्न्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 30, इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट 20 हो गई, क्योंकि 50 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 30 रुपए की कंट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब है 20 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, वो कहता है 2 रुपए अगर हमने कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करनी हो, वही अभी इफेक्ट वाली मैंने आपको स्लाइड दिखाई है, डिक्रीज ऑफ 2 रुपीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो क्या होगा,
उससे तो हमारी कंट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो कंट्रीब्यूशन तो कम हो जाएगी। ये वाली स्लाइड काम आ रही है बाकी। बात समझ आ गई? ऐसे देखना आपने बेटा, ये दोनों उसी स्लाइड से ये दोनों सवाल आपके हल हो जाएंगे। विच ऑफ फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, वही वाली स्लाइड काम आएगी आपके, इंक्रीज डिक्रीज के रिलेशन जो मैंने आपको समझाए, इंक्रीज डिक्रीज वाली स्लाइड काम आएगी। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट इज 100। अब जरा गौर करना है, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट इज 100, इसका मतलब है प्रॉफिट है ये, एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 20, इसका मतलब ये टोटल की बात हो रही है। बात समझ आई है? अच्छा जी, अगर नहीं समझ आई तो मैं फिर आपको समझा देता हूं। इधर देखिए, तो क्या कह रहा है, ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन टोटल कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट, इसी को प्रॉफिट कह रहे हो ना, डिफरेंस बिटवीन टोटल कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट। तो जब हम प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं तो हम कहां खड़े होते हैं? ब्रेक इवन से ऊपर खड़े होते हैं। पढ़ें इसको, द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट इज 100 एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 20। तो कहां खड़ी है कंपनी? एक्चुअल आउटपुट इज सेम एज ब्रेक इवन, नो, ब्रेक इवन पे तो प्रॉफिट जीरो आना चाहिए था। एक्चुअल आउटपुट इज बिलो ब्रेक इवन, नो। एक्चुअल आउटपुट इज अबव ब्रेक इवन, यस। एक्चुअल आउटपुट इज नॉट, यस। चार्ली शुड बी द आंसर। कहां खड़े हैं? जब प्रॉफिट हो रहा है तो ब्रेक इवन से ऊपर ही खड़े हो ना बेटा। अच्छा जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी मोर देन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी मोर देन टोटल कंट्रीब्यूशन, नहीं भाई, कुछ भी फिक्स कॉस्ट हो। कंट्रीब्यूशन कैन नेवर बी मोर देन, नहीं भाई। फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, नो। ब्रेक इवन पे ऐसा ही होता है, तो ये भी गलत है। कंट्रीब्यूशन कैन बी लेस देन फिक्स कॉस्ट, यस, कंट्रीब्यूशन ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है फिक्स कॉस्ट से। एक और कॉन्सेप्ट, आप क्या कर रहे हो? कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल रहे हो? फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सारी वेरिएबल जिसके साथ वेरिएबल लग जाए। कंप्यूट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा: सेलिंग प्राइस, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, सेल कमीशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स नहीं लेनी, कहते क्या निकालें? कंट्रीब्यूशन निकालें, कंट्रीब्यूशन निकालें, सारी वेरिएबल ले लें। सेलिंग प्राइस माइनस टोटल वेरिएबल, 50 भी वेरिएबल, 20 भी वेरिएबल, 10 भी वेरिएबल, 5 भी वेरिएबल, सारी वेरिएबल। डन होगी बात जी? अच्छा जी, एक आखिरी सवाल थोड़ा सा ट्रिकी। अ कंपनी करंटली प्रोड्यूस 50 यूनिट्स एंड अर्न टोटल प्रॉफिट 1480। प्रॉफिट, द वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट इज 520। अब जरा गौर करना है, वो कहता है ब्रेक इवन पर कंट्रीब्यूशन 520 है, इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट 520 हुई ना, क्योंकि ब्रेक इवन पर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। फिक्स कॉस्ट गिवन हो गई। अच्छा जी, और प्रॉफिट हमारा कितना है? 1480। 1480 में अगर मैं फिक्स कॉस्ट ऐड कर लूं तो ये मेरी कंट्रीब्यूशन आ गई, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई 50 यूनिट की। कितनी हो गई जी? इस दोनों को जमा करते हैं 2000 हो गई। वही मेरी स्लाइड पर जाना आपने, जहां मैंने 4 डेफिनेशन आपको समझाई है।
चलिए जी, मैं ही चला चलता हूँ, आप पता नहीं जाएंगे कि नहीं। आखिरी वाली बात ये हो रही थी, इस वाली स्लाइड की बात हो रही, ब्रेक इवन को कैसे कैसे डिफाइन करना है, ये वाली बात। फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अच्छा, तो यही बात हम कर रहे हैं भाई इस वक्त। देखिए जरा, ये आ गया मेरे पास क्या जी, कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट पर, 50 यूनिट पर। इसको डिवाइड कर दें 50 से, इसका मतलब है 40 रुपए पर यूनिट में कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूं। जरा थोड़ा सा ट्रिकी कैलकुलेशन है। क्या किया जब आपने जनाब, आपने क्या किया है, आपने प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट ऐड करके कंट्रीब्यूशन बना लिया। ये कंट्रीब्यूशन था 50 यूनिट का, डिवाइड किया, पता चला 40 रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है। अब वो कहता है बताइए 75 यूनिट पर कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, तो 75 का कंट्रीब्यूशन निकालो, 40 इंटू 75, 3000। 3000 में से फिक्स कॉस्ट 520 माइनस कर दो, 2480। तो जनाब ये काम अगर आप कर लेंगे एक मरतबा, ज़रा सुकून से बैठकर, ये स्लाइड मैं आपको दोबारा सेंड भी कर रहा हूँ, फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाएगी तो हम क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, अगर इनमें से किसी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो। लेकिन यहाँ फ़ायदा ये होगा कि आप रोक रोक कर चीज़ों को देख सकेंगे आराम से, सुकून से। बेस्ट ऑफ लक।